हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे और साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर समझ लिया था कि उसकी संरचना कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर। अब उसका जो वर्किंग मेथड है और वो जो थ्योरी है उसका कि कैसे कौन सा सिद्धांत है उसका, किस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली, सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली। थ्योरी एंड वर्किंग मेथड लिख लो या वर्किंग लिख लो। कार्यप्रणाली, कार्यविधि कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, पॉइंट वाइज 2-3 बातें लिखवा देता हूँ। ये हेडिंग लिख लो, इसमें लिखो क्या क्या। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो दोनों डी है उनके मध्य पार्टिकल को रखा जाता है और उनको रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, उसकी वजह से ये गति करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला पॉइंट लिखो, दोनों डी पात्रों के मध्य कण को रखकर, आवेशित कण को रखकर, दोनों डी पात्रों के मध्य आवेशित कण को रखकर विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है, विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कण गति करना प्रारंभ करता है, जिससे कण गति करना प्रारंभ करता है। दोनों डी पात्रों के मध्य आवेश को रखकर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है, जिससे आवेशित कण गति करना प्रारंभ करता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो ये पॉइंट। द चार्ज पार्टिकल इज पुट बिटवीन D1 and D2. The charged particle is put between D1 and D2, and electric field is applied on this, particle starts to move by electric force. Particle starts to move by electric force. ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स टू मूव बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। ये गोल गोल नहीं घूमेगा, अभी सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा, अभी ये गति करना स्टार्ट कर दिया। अभी जब जैसे चलना शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो, गतिशील आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगने के कारण यह वृत्ताकार पथ में गति करना प्रारंभ करता है। द मैग्नेटिक फील्ड को काट दो, इसकी जगह लिखो particle starts to move in circular path. In the effect of magnetic field. चुंबकीय क्षेत्र में ये घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है जो कि बेहद जरूरी है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो और इन्वर्टेड कॉमा में लिख के अंडरलाइन भी कर लेना, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अभी समझना।
यहां पर क्या है, जैसे पार्टिकल घूमना शुरू करता है, यहां पे पार्टिकल रखा हुआ है। चलो पार्टिकल यहां से मान लो कि ऐसे घूम रहा है, घूमते 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 आप ऐसे समझो कि चलो इसमें घूमा पार्टिकल यहां से यहां तक। अब इसमें जो बैटरी लगाते हैं, बैटरी ये बाहर से ये एसी बैटरी लगाते हैं। एसी मतलब कैसी? अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं मैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा लगाते हैं, प्रत्यावर्ती बैटरी लगाते हैं, तो अल्टरनेटिंग बैटरी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। उससे क्या होता है, उससे डायरेक्शन चेंज होती है इसकी। अल्टरनेटिंग करंट से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होगी और उसकी वजह से फोर्स भी चेंज होगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। इसमें ऐसा होता है कि जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, तो पार्टिकल जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ये एक डी का जो अर्ध चक्कर है, एक अर्ध चक्कर ये, एक अर्ध चक्कर ये, पूरा साइकिल तो पूरे में कंप्लीट होता है। एक हाफ साइकिल इसमें होगा, एक हाफ साइकिल इसमें होगा, आधा चक्कर यहाँ पे और आधा चक्कर यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आधा चक्कर यहाँ पे, फिर आधा चक्कर यहाँ पे, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बैटरी है, इसको बैटरी में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो आवृत्ति है, इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि जैसे ही ये यहां से यहां तक पहुंचे, इस आधे एक डी को पार करे, जैसे ये डी पार होगा इसका साइकिल चेंज हो जाना चाहिए। जैसे आधे साइकिल के लिए करंट ऐसे आता है, फिर आधे साइकिल के लिए ऐसे, फिर आधे, फिर ऐसे होता है। तो जैसे एक डी को पार करे तब तक मान लो ये इधर वाला चल रहा है, जैसे दूसरे डी में एंटर करे ये इधर वाला साइकिल चालू होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल जानी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये जैसे यहाँ पे आया, दूसरे विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई, विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई, तो वो क्या हेल्प करेगा, वो इसको गति को कंटिन्यू करने में मदद करता है। इसकी डायरेक्शन इस तरीके से सेटअप होती है उसकी वजह से कि ये मोशन कंटिन्यू चलती रहती है, सर्कुलर पाथ, मतलब सर्कुलर तो नहीं होता एग्जैक्टली, क्योंकि इसका पाथ का रेडियस बढ़ता रहता है। तो दोबारा से समझना इस चीज को। इसमें मेन चीज ये है कि हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं कि यहां से जैसे स्टार्ट हुआ, यहां से गया, जैसे हाफ साइकिल में इसका हाफ काम करेगा, जैसे ये एक डी से बाहर निकले इसका भी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से होना चाहिए कि ये इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो जो बाहर से जो एसी लगाया है वोल्टेज, उसका फ्रीक्वेंसी और ये जो गति है वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक डी से बाहर निकलते ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ये एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बनाने चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे ये यहां से यहां तक यहां पहुंच गया और अभी तक यही चल रहा है, जैसे ये यहां पहुंचा उसके बाद में यही स्टार्ट हुआ। अगर ऐसा होगा तो ये इस तरीके से गति नहीं करके ऐसे उल्टी सीधी ये इधर चला जाएगा या दीवारों से टक्कर कर जाएगा, दीवारों से भिड़ जाएगा और उससे फिर मोशन रुक जाएगा। तो मोशन कंटिन्यू ऐसा चलता रहे, उसके लिए जरूरी ये चीज है कि जैसे इसका आधा चक्कर कंप्लीट हो, इसका भी आधा चक्कर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे इसका ये चक्कर कंप्लीट हो, इसका भी आधा, मतलब इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। उससे क्या सिंक्रोनाइजेशन सेम रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब इनकी टाइमिंग इस तरीके से होनी चाहिए। आई बात समझ? ये बहुत जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये जो बैटरी लगाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे सेट करते हैं कि ये जो आधे डी को पार करते हैं, इसकी जैसे इसका आधा चक्कर हो, इसका भी आधा चक्कर हो जाए और फ्रीक्वेंसी चेंज भी होगी यहां से, क्योंकि इसका आधा चक्कर भी थोड़ी दूर बाद में, आधा चक्कर भी क्योंकि बड़ा हो रहा है ना, तो आधा चक्कर भी चेंज होता रहेगा। ये रेडियस भी, ये जो परिधि है ये भी बदलती रहेगी ना। अरे साइकिल ही बड़ा हो जाएगा, चक्कर बड़ा हो जाएगा, तो इसकी परिधि जो होगी, डायमीटर, वो भी चेंज हो, डायमीटर क्या है, सरकमफ्रेंस, वो भी चेंज होता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। तो लिखो इसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखना और अंडरलाइन भी कर देना। कण लगातार त्वरित होता रहे, कण लगातार त्वरित होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि विद्युत
वोल्टता की आवृत्ति, विद्युत वोल्टता की आवृत्ति तथा कण की आवृत्ति समान हो, कण की आवृत्ति समान हो, कण की आवृत्ति समान हो, अर्थात एक डी पात्र का पथ पूरा होने पर, अर्थात एक डी पात्र का पथ पूरा होने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, एक डी पात्र का पथ पूरा होने पर, एक डी पात्र का पथ पूरा होने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जानी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जानी चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेना, इन्वर्टेड कोमा में डाल देना, इसको इंग्लिश में लिख लो। To accelerate properly the frequency of external voltage, to accelerate properly the frequency of external voltage and the particle and the frequency of particle both should be equal, both should be same, ऐसे लिख लो, both should be same, or when the particle completes half cycle, when particle completes half cycle, then the direction of external electric field, should be changed, ठीक है। ये जैसे आगे चेक करो इसकी डायरेक्शन बदल जानी चाहिए, ठीक है। चलो ये बात समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। और इस नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभी इसको अंडरलाइन कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे जैसे इसका सर्कल बढ़ाते जाते हैं, इसका त्रिज्या बढ़ाते जाते और इसको फाइनली त्वरित कर देते, एक्सेलरेट कर देते। तो लाइन एक और लिख लो, लास्ट लाइन है इसकी थ्योरी की, फिर मैथमेटिकल चलेगा। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लगातार रूप से बढ़ती जाती है, कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या लगातार रूप से बढ़ती जाती है तथा अंततः कण को त्वरित कर दिया जाता है, तथा अंततः कण को त्वरित कर दिया जाता है। The radius of the circular path, the radius of the circular path of the particle, the radius of the circular path of the particle, the radius of the circular path of the particle continuously increases, the radius of the circular path of the particle continuously increases and finally it is accelerated, and finally it is accelerated, ठीक है। अभी देखो इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट देखना, ये समझ आया ना, थियोरी है ये, इसमें अभी देखो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। क्या करें इसके अंदर, इसमें क्या होता है इस चीज को समझना। पार्टिकल है, क्यों आवेश है इसके ऊपर, पार्टिकल घूम रहा है वृत्ताकार पथ में, मान लो इसकी त्रिज्या है कितनी r है, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, अभिकेंद्रीय बल है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। तो और इस पे पार्टिकल पे चुंबकीय बल भी काम करता है,
तो Q आवेश पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, ऑन चार्ज Q चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, वो आएगा एफ बी, बी क्या एम लिख देता हूँ, ये आएगा Q V क्रॉस B, ऐसा है। इसको ये जो ये बनाया है मैं इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ये है कि हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने परपेंडिकुलर लगाया है वेलोसिटी के, बोला था मैंने, ये लंबवत है, ये लंबवत है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एफ एम क्यू वी बी साइन थीटा एन के पे आता है, तो ये 90 डिग्री है, तो क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, जिसका मतलब हो गया 1 एफ एम वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्यू वी बी एन के पता, तो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यह आ गया। केवल अगर दिशा की बात करूं, सॉरी परिमाण की बात करूं, तो परिमाण इतना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स जब कोई भी पार्टिकल वृत्ताकार पथ में गति करता है तो ये मैग्नेटिक फोर्स वहां पर अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वृत्ताकार पथ में अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर पाथ। तो जो अभिकेंद्रीय बल है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही होता है यहाँ पे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मैं इसको लिख रहा हूँ एफ सी, और ये होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। आर रेडियस से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर रहा है। अब वृत्ताकार पथ में गति इसलिए कर रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल ही होता है। बचपन में कभी मैकेनिक्स पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो वहाँ से ये कंसेप्ट आता है। एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लो पहली चीज़। तो अभी आगे चले, एक बार इसको पॉज कर लेना, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। इसको छाप लो, अब चले आगे। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये एफ एम जो होगा वो एफ सी के इक्वल होगा, और ये आएगा क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी से वी कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर। तो वी जो आया वो आया क्यू आर बी बाई एम, ठीक है। ये आ गया, वेलोसिटी आ गया, ये वेग आ गया, जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी आ गया बी एम और इनके टर्म्स में, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। ये वेलोसिटी मिल गया मुझे। दूसरी चीज, सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, तो ओमेगा v का वैल्यू यहां पे रख दूं, तो इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 4। तो बाई 3 एंड 4 v का वैल्यू आर ओमेगा रखा, तो यह आया क्यू आर बी बाई एम। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, v इक्वल टू हो गया क्यू बी बाई एम। ये ओमेगा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चले आगे। एक चीज ये भी होती है, सिंस ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ के इक्वल होता है। ओमेगा क्या होता है? कोणीय आवृत्ति होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति। यहाँ पे कोणीय आवृत्ति बोलेंगे इसको, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। इसको कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एफ जो होता है, एफ नॉर्मल आवृत्ति होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू ये पुट करो तो देखो क्या आएगा, 2 पाई एफ इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया क्यू बी बाई 2 पाई एम। ये मिल गया एक, ये एक और फॉर्मूला मिल गया।
ये आवृत्ति हो गया। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये न्यूमेरिकल में काम में आएगी, अभी जब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस है इसकी। ओमेगा है, इसको कोणीय आवृत्ति बोलते हैं हम लोग, कोणीय आवृत्ति, ये कोणीय वेग भी बोल सकते हो इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, इसका जो इकाई वो होता है रेडियन पर सेकंड। पर सेकंड भी हो सकता है, पर मिनट भी हो सकता है, लेकिन रेडियन पर सेकंड या पर मिनट या पर हार होता है ना, रेडियन पर सेकंड, पर मिनट, पर आर, इस तरीके से आएगा ओमेगा। और जो एफ है वो है सिंपल आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और इसका जो यूनिट होता है या तो होता है सेकंड इनवर्स या पर सेकंड बोल लो आप इसको, या फिर होता है हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज या उस टाइप का, हर्ट्ज की टर्म्स में आता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में या न्यूमेरिकल के अंदर आपको ऐसे स्पेसिफिकली बोलता नहीं है कि कौन ही आवृत्ति है या आवृत्ति, सबको ही फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जनरली बोलने को इसको भी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, इसको भी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो जैसे आपको वैल्यू गिवन है कि फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, या आपको बोल दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी है 20 रेडियन पर सेकेंड, तो अगर 20 हर्ट्ज गिवन है फ्रीक्वेंसी तो एफ गिवन है, आपको एफ दिया गया है, और आपको 20 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये ओमेगा दिया हुआ है। ये आपको ये यूनिट देख के पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं साइक्लोट्रॉन पे, इसलिए बता रहा हूं। तो आपको रेडियन पर सेकंड का यूनिट गिवन है तो ओमेगा गिवन है, और हर्ट्ज गिवन है या पर सेकंड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है। दोनों को बोला आवृत्ति, दोनों को फ्रीक्वेंसी ही बोला जाएगा, जनरली ऐसे होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ये तो वैसे बेसिक है, 10th या 11th 12th का आता है, लेकिन बता देता हूं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी एफ आ गया अपने पास, इसको छाप लेना। आगे कुछ और चीजें कैलकुलेट करते हैं, आगे देखा हूं, टाइम देख लेता हूं एक बार कितना हो गया। हाँ 5-7 मिनट बचे, ये डेरिवेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ कुछ चीजें मिल रही है इसमें, फ्रीक्वेंसी मिल गया, ओमेगा मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। देखो अगर फाइनल जो सबसे बड़ा चक्कर होगा, बड़ा रेडियस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम रेडियस मान लो आर है, कैपिटल आर, अधिकतम त्रिज्या आर, मैक्सिमम जो है वो कैपिटल आर है मान लो। यदि इफ मैक्सिमम रेडियस आर मैक्सिमम इज आर, तो वी मैक्सिमम अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम वेग, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा वी मैक्सिमम क्या, इक्वेशन नंबर 3 देखो, क्यू आर बी बाई एम। तो आर का वैल्यू मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा, कैपिटल आर, तो क्यू आर बी बाई एम, क्यू आर बी बाई एम, ये आर मैक्सिमम हो जाएगा। और आर मैक्सिमम कैपिटल आर के बराबर है, तो आर बी बाई एम वी मैक्स, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अधिकतम ऊर्जा मैक्सिमम एनर्जी, पार्टिकल के पास में अधिकतम, क्योंकि पार्टिकल को त्वरित करे घुमा रहे और लास्ट में जब छोड़ेंगे तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम एनर्जी, ई मैक्सिमम 1/2 एम वी स्क्वायर, वी भी मैक्सिमम आएगा, तो ये आएगा ई मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्सिमम, वी का मैक्सिमम का वैल्यू ये रख दो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर बी बाई एम का स्क्वायर, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे स्क्रॉल कर रहा हूं। देखिए ई मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये एक एम स्क्वायर आता है नीचे, तो एक एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ये आ जाएगा। ई मैक्सिमम अधिकतम एनर्जी ये मिलेगा। इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी लिख सकता हूं, देखो सिंस एफ जो आया है
एफ देखो ऊपर क्या था, आप एफ क्या यहां से देखो क्यू बी बाई 2πm है ना, एफ है क्यू बी बाई 2πm, सिंस एफ है क्यू बी बाई 2πm, तो क्यू बी जो है यहां से क्या आया 2πfm, तो क्यू बी का वैल्यू यहां पे रख दो, क्यू और बी का, तो क्यू बी का होल स्क्वायर ही तो एक तरीके से क्यू और बी का मल्टीप्लीकेशन है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है, तो क्यू बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ई मैक्सिमम जो आएगा, आर स्क्वायर को तो अलग लिख देता हूँ, और क्यू बी का होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πfm का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये देखो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करें तो एक 2 से 2 कैंसिल, एक 2 बच जाएगा, एक 2 बचेगा, पाई स्क्वायर बचेगा, एफ स्क्वायर आएगा, एक m से कैंसिल आउट है, m r स्क्वायर, यह आ जाएगा ई मैक्सिमम। ये अधिकतम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। एग्जाम में साइक्लोट्रॉन पे न्यूमेरिकल आएगा तो क्या पूछेगा, बोल देगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये है तो अधिकतम एनर्जी बताइए उसकी, या फ्रीक्वेंसी बताइए, या फिर वेलोसिटी वो पूछ लेगा, इस तरीके से कुछ ना कुछ, मतलब कुछ चीज़ें दी हुई होगी, कुछ चीज़ें पूछेगा। तो इन्हीं फॉर्मूले जो ये है, ये जो सारे फॉर्मूले इन्हीं में से कुछ यूज होने वाला है। यहां तक आ गई बात समझ, ये ई मैक्सिमम हो गया, इसको यहां पे छाप लेना। एक और चीज और बता देता हूं, एक चीज और बताता हूं, पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। एक और चीज है, देखो क्या होता है इसमें, जब साइक्लोट्रॉन में से घूमता है तो आधा चक्कर जब कंप्लीट होता है, एक डी से जब निकलेगा तो यहां पर जैसे क्यू चार्ज है, वोल्टेज है वी, तो क्यू चार्ज होता है और वोल्टेज वी होता है, तो इतनी एनर्जी मिल जाती है उसको। तो आधे चक्कर से जैसे निकलेगा उसको एनर्जी मिल जाएगी क्यू वी। आगे बात समझ में? ऐसे एक पूरा चक्कर कंप्लीट करेगा तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 2 क्यू वी, क्योंकि एक आधे चक्कर में क्यू वी एनर्जी मिल गई उसको, पूरे चक्कर में मिलेगी 2 क्यू वी। अगर मान लो वो n चक्कर कर जाता है तो उसको जो एनर्जी मिलने वाली वो n2 क्यू वी हो जाएगी। ये टोटल एनर्जी मिलेगी जो कि लास्ट में जाएगी, उसको मैक्सिमम जो एनर्जी बोल रहे हैं वो ये होगी। तो पोटेंशियल के टर्म में, विभव के पदों में ये एनर्जी इस तरीके से भी आती है अगर n चक्करों की संख्या है तो E मैक्सिमम जो है 2n/q_v, ठीक है। तो यहां पर पहले एक लाइन लिखो, फिर ये समझना। एक लाइन लिखो, एक अर्ध चक्कर से QV ऊर्जा प्राप्त होती है, QV ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अर्ध चक्कर से QV ऊर्जा प्राप्त होती है। तो n चक्करों में कणों की, n चक्कर में कण की अधिकतम ऊर्जा, ये लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, in a half cycle particle gains energy QV. In a half cycle particle gains energy QV. So the total final energy of the particle will be total final energy of the particle in n cycles. The total final energy of the particle in n cycle will be, उसके बाद में ये छाप लो, ये दोनों लाइन, ठीक है। क्लियर है? ये चीज हो गई भैया इसका थ्योरी। तो एग्जाम में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लेगा। ये सारी चीज़ों के वैल्यूज पता है, जैसे बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, आर त्रिज्या है, क्यू चार्ज है, एम क्या है, पार्टिकल का मास है, द्रव्यमान है, तो ये एफ आवृत्ति, ये सारी चीज़ें पता है, अंडरस्टूड है सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया इसका, ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी लिमिटेशन की बात करेंगे कि क्या इसकी कमियाँ क्या रह गई, और इसमें एक कि ये सही सिस्टमेटिक काम करे